नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतुल कुमार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 8 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देंगे विकास की सौगात। विशाखापत्तनम पहुंचने पर पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। आंध्र में पीएम मोदी 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। तेलंगाना के रामगुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नोम पेन कंबोडिया में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कंबोडिया में वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन के पहले दिन म्यांमार संकट का मुद्दा छाया। दक्षिण पूर्व एशियाई नेता म्यांमार के विपक्षी समूहों को शामिल करने पर सहमत। पिछले साल के तख्ता पलट के बाद से हजारों लोग संघर्ष में मारे गए। रूस को लगा बड़ा झटका। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेनी सेना को मिली बड़ी जीत। खैरसोन से लौटी रूसी सेना। यूक्रेनी सेना ने मनाया जश्न। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की सराहना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव आज होगा और यहां मतदान सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक साथ होगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य की 68 सीटों के लिए 24 महिलाओं सहित कुल 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में मतदान के लिए कुल 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। 2 कांगड़ा में जबकि 1 सोलन जिले में है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,625 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच राज्य के सभी पोलिंग पार्टियां दूर दराज के इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों सहित अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। वहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। विधानसभा चुनाव के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना भी तैयार की गई है, जिसके तहत किसी भी अप्रिय घटना या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं हिमाचल पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को हिमाचल से सटे अन्य राज्यों की सीमाओं की निगरानी के लिए भी तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे 6 लेन के ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के आंध्र प्रदेश खंड की आधारशिला रखेंगे। इसे 3,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। यह आर्थिक गलियारा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के औद्योगिक नोड्स से लेकर विशाखापत्तनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच तेजी से संपर्क प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में कॉन्वेंट जंक्शन से शीलानगर जंक्शन तक एक समर्पित पोर्ट रोड की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम
आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी की यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 2,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। ये पुनर्विकसित स्टेशन हर रोज 75,000 यात्रियों को सेवाएं देगा और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके यात्री अनुभव में सुधार करेगा। पीएम विशाखापत्तनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन की भी आधारशिला रखेंगे। उन्नयन और आधुनिकीकरण के बाद इस फिशिंग हार्बर की हैंडलिंग क्षमता 150 टन प्रतिदिन से दोगुना होकर लगभग 300 टन प्रतिदिन हो जाएगी। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना के रामागुंडम में आरएफसीएल संयंत्र का दौरा करेंगे। रामागुंडम में 950 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रामागुंडम परियोजना की आधारशिला भी 7 अगस्त 2016 को पीएम द्वारा रखी गई थी। उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार के पीछे प्रेरणा दरअसल शक्ति यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का पीएम का विजन है। रामागुंडम संयंत्र प्रतिवर्ष 12.7 LMT स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया उत्पादन उपलब्ध कराएगा। यह परियोजना रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के तत्वावधान में स्थापित की गई है, जो कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इस प्लांट को गैस की आपूर्ति जगदीशपुर, फूलपुर, हल्दिया पाइपलाइन से की जाएगी। ये संयंत्र तेलंगाना राज्य के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किसानों को यूरिया उर्वरक की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही वो 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री का आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी पर फूल की बारिश की। प्रधानमंत्री ने भी इस मौके पर लोगों का अभिवादन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया के दौरे पर हैं। वो नॉम पेन में 19वें आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और ये वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति कंबोडिया और अन्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने कल नॉम पेन में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कंबोडियाई कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य के जरिए महाभारत का मंचन किया। और अब बात डीडी प्रीमियर्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक सुरों का एकलव्य की। सुर, लय और ताल से सजे इस खास धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा प्रतियोगिता का एक नया रूप। जी हां, आपको देखने को मिलेगा कि कौन पहुंचेगा अगले राउंड में और किसे देखना होगा बाहर का रास्ता, कौन बढ़ रहा है प्रतियोगिता में आगे। तेरे बिना जिया जाए ना। बारीकी चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने निभाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए। बेटा तूने मुखड़ा है ना बहुत मस्त गाया, अंतरे में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो देखते रहिए धारावाहिक सुरों का एकलव्य हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे डीडी नेशनल पर।
तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 10 तारीख तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 10,54,000 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 30.69% अधिक है। यूक्रेन के खैरसॉन शहर से रूसी सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन के दक्षिणी खैरसॉन क्षेत्र में नीपर नदी के पश्चिमी किनारे से अपने सभी सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। रूस की सरकार की समाचार एजेंसियों ने मंत्रालय के हवाले से एक बयान में कहा है कि खैरसॉन में अब एक भी सैन्य इकाई नहीं बची है। हालांकि रूस ने कहा है कि मॉस्को अब भी खैरसॉन क्षेत्र को रूस के हिस्से के तौर पर देख रहा है। इस बीच खैरसॉन से रूसी सैनिकों की वापसी को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐतिहासिक बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि खैरसॉन अब हमारा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की सेना खैरसॉन शहर में दाखिल हो गई है। रूसी सेना के पीछे हटने के बाद स्थानीय नागरिकों ने यूक्रेनी सेना का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वागत किया। यूक्रेनी सेना की खुफिया सेवा ने बताया कि खैरसॉन नियंत्रण में आ गया है। वहां सेना की टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने शुक्रवार को कंबोडिया के नामपेन में आसियान देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने म्यांमार की जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। इस संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं ने भी म्यांमार को चेतावनी दी है। उन्होंने म्यांमार को पिछले साल हुए 5 सूत्रीय शांति समझौते पर आगे बढ़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आसियान सभी स्तरों पर म्यांमार के प्रतिनिधित्व की समीक्षा कर रहा है। आसियान देशों ने पिछले साल भी म्यांमार के सैन्य नेताओं को कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शामिल होने से रोक दिया था। 2020 टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन ने जॉर्डन में चल रहे एशियाई एथलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। लवलीना ने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी को शिकस्त दी। वहीं भारतीय महिला मुक्केबाज परवीन ने एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 63 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में परवीन ने जापान की खिलाड़ी को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के महिला वर्ग में भारत की महिला मुक्केबाज स्वीटी ने देश को तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया। स्वीटी ने महिलाओं के 81 किलोग्राम भार वर्ग के रोमांचक मुकाबले में कजाकिस्तान की खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं मीनाक्षी जो हैं महिला मुक्केबाज, उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर अपने पहले एशियाई चैंपियनशिप अभियान का समापन किया। उन्होंने जापान की खिलाड़ी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो इसके साथ इस विशेष बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।